नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी अनुपात समानुपात पढ़ चुके हैं। इसका मतलब आयु और सांझा वाले प्रश्नों से आप रूबरू हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसे प्रश्न कर रहे हैं आयु और सांझा से जुड़े हुए, ताकि आपको एग्जाम अप्रोच के हिसाब से पढ़ना समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है। उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योग क्या है। आपको सीधा सीधा आयु का अनुपात दे रखा है। भैया हमें सीधा सीधा आयु का अनुपात दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है सर। क्या दे रखा है? 5:9। ठीक है सर। अब देखिए, एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। आपको पता होना चाहिए कम है या अधिक है, ये चीज़ अंतर को बताती है ना। अगर आपकी उम्र 30 वर्ष है, आपके भाई की उम्र 25 वर्ष है, मैं कह रहा हूँ आपकी उम्र 5 वर्ष अधिक है, चाहे कह दूँ आपके भाई की उम्र 5 वर्ष कम है, ये दोनों ही चीज़ें किसको बताती है? अंतर को बताती है। तो यहाँ भी अंतर को बताया जा रहा है। यहाँ अनुपात की भाषा में अंतर कितना है? सर अनुपात की भाषा में अंतर 4 है, और वास्तव में अंतर कितना है? वास्तव में अंतर 40 है। 4 अगर 40 के बराबर है तो 1 इकाई किसके बराबर होगा? सर 1 इकाई 10 के बराबर होगा। उनकी आयु का योग पूछा है, आप अनुपातों का योग देख लीजिए। 5 + 9 बराबर कितना हो जाएगा? 14। ये अनुपातों का योग है। 1 इकाई 10 के बराबर है, तो 14 इकाई किसके बराबर होगी? 14 × 10 बराबर 140 आपके सवाल का जवाब है। बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सी बात थी। ठीक है, ये सीधा अनुपात का ही काम था। ठीक है, अब आगे अलग सा सवाल क्या देखते हैं। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 7:1 था। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, बात को सुनना ध्यान से। यहाँ पर आप एक विशेष बात सीखने वाले हैं। क्या सर मैं अगर है ना बेसिक से करूँ तो कैसे करूँगा इस सवाल को? तो पहले आप बेसिक की बात कर लीजिए। सबसे पहले आप एक बेसिक जानकारी की बात कर लीजिए कि अगर आप बेसिक से इस सवाल को करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है सर, अनुपात 4:1 है। माना पिता 4p है तो पुत्र 1p होगा। पुत्र कितना होगा? 1p। बिल्कुल सर। अब देखिए 5 वर्ष पहले, तो आपको इससे 5 साल पहले जाना है, तो क्या होगा? 5 घटा दो। घटा दिया सर। पुत्र में से भी 5 घटा दो। लो सर, 1p में से भी हमने 5 घटा दिया। तो उस समय अनुपात क्या था? उस समय अनुपात 7:1 था सर। बिल्कुल। यहाँ से हम तिरछा गुणा करेंगे, p का मान ज्ञात करेंगे। p का मान ज्ञात करने के बाद हमने माना था वर्तमान आयु 4p है, इसको 4p बोल देंगे, इसको 1p बोल देंगे। ये प्योर बेसिक पैटर्न है, ये प्योर बेसिक तरीका है जिससे आप प्रश्न को आगे हल करते हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ क्या इसके साथ प्लस में लिखना है? अगर ये 5 वर्ष पहले की है, इसलिए 5 वर्ष घटाया। 5 वर्ष बाद की होती तो 5 वर्ष जोड़ता। ये सब आपको बेसिक बातें सोचनी है। भैया आपने पिता को 4p मान लिया ना? हाँ सर, पिता को हमने 4p मान लिया। अब 4p मानने के बाद अगर 5 साल पहले जाना है तो माइनस करो, 5 साल आगे जाना है प्लस करो। ये बेसिक कॉमन सेंस आपको लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है सर, लगा लेंगे। ये बेसिक की बात क्लियर। अब हम बात करते हैं इसमें अनुपात के तरीके से कैसे सवाल को हल करते हैं। ठीक है, वो तो था समीकरण। अब हम अनुपात के तरीके से इस सवाल को कैसे हल करते हैं, ध्यान से देखना। हम दो लोगों की बात करते हैं ना, 5 साल पहले, 5 साल बाद, जब भी ऐसी बात हम करते हैं तो ध्यान रखना दोनों समान रूप से बड़े होते हैं। यहाँ एक अच्छी चीज़ क्या है, देखो अगर चाय और चीनी का मिश्रण है, आपने कहा चाय और मिलाई तो आपने सिर्फ चाय मिलाई, चीनी और मिलाई तो आपने चीनी और मिलाई। का इनका आपने कहा कि एल्कोहल और पानी का जो मिश्रण है वो 3:4 में है। अब आपने या तो एल्कोहल और मिलाया या पानी और मिलाया, इस तरह का सवाल होता है, उसमें ज़्यादा एफर्ट लगती है। लेकिन आयु वाले सवाल सरल होते हैं, क्योंकि क्या है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है। उसके बाद 5 साल ये भी बड़ा होगा और 5 साल ये भी बड़ा होगा। तो आयु वाले सवाल की अच्छी बात ये होती है कि ये बराबर बड़े होंगे। 5 साल पहले दोनों बराबर बड़े थे, 5 साल पहले दोनों बराबर छोटे थे, है ना, ये चीज़ है। इसलिए क्या होता है, अपने को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को ध्यान रखना है, एक सिंगल पॉइंट, सिंगल बल्ब आपको दिमाग में रखना है अनुपात वाले सवालों को हल करने के लिए। और वो क्या है, देखो ध्यान से, 4:1 और 5 साल पहले कितनी थी? 7:1। ये 5 साल पहले की है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अंतर कितना है देखो ध्यान से, 3 का, और यहाँ अंतर कितना है ध्यान से देखो, 6 का। ये जो अंतर है ना, ये बराबर नजर आना चाहिए। बात समझ में आ गई? अनुपातों में यहाँ जो बीच में अंतर है ना, यहाँ अनुपातों का अंतर कितना है, यहाँ अनुपात का अंतर कितना है, 3, यहाँ अनुपात का अंतर कितना है, 6। तो बस आयु वाले प्रश्न में जब समान बड़ा हो, जब समान परिवर्तन हो,
या ऐसा सवाल हमने अनुपात में भी किया था कि जब दोनों राशियों में 4 बढ़ा दिया जाए, दोनों राशियों में 3 बढ़ा दिया जाए, तो आप समझे दोनों में जब समान परिवर्तन हो, समान परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, बराबर बढ़ाया दोनों को, दोनों में ये मतलब है, ध्यान रखना, दोनों में समान परिवर्तन हो, दोनों में समान परिवर्तन हो तो अंतर बराबर करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है, अंतर बराबर रखना है। ये कार्य आपको करना है बस, ऐसा हर सवाल, चाहे 5 साल पहले 5 साल बाद। एक सवाल ऐसा भी होता है कि 5 साल पहले का अनुपात ये था, 5 साल बाद का अनुपात ये है, उसमें दोनों के बीच का अंतर देखना 10 से, ध्यान रखना, अंतर मतलब आयु का वास्तविक अंतर की बात कर रहा हूँ, अनुपातों के अंतर की बात नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल यहाँ आ जाओ, देखो यहाँ अंतर कितना है सर यहाँ अंतर 6 है और यहाँ कितना है 3 है, तो इसको अगर मैं 2 से गुणा करूँगा, इसको अगर मैं 2 से गुणा करूँगा तो यहाँ भी अंतर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है। बात समझ में आ गई? और कभी नहीं समझ में आए ना, देखो कुछ उदाहरण देके बता दूंगा बातें, अभी फिलहाल इसको कर लो। यहाँ इसे 2 से गुणा कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, देखो 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना है 7 और ये कितना है 1। ये है 5 साल पहले का, ये है इसके बाद का, ये वर्तमान का, ये रहा, ये तो है वर्तमान का, बिल्कुल सर, ये वर्तमान का, और ये 5 साल पहले का। अब देखो 5 साल पहले में 7 से कितना हुआ, 8 हुआ, तो अनुपात की भाषा में कितना बढ़ा, अनुपात की भाषा में 1 इकाई बढ़ा, लेकिन वास्तव में कितना बढ़ा, 5 वर्ष। समझे भाई? इसके बारे में कहा, पिता के बारे में कहा, पिता पहले 7 था, अब 8 नज़र आ रहा है। क्या कहा, 5 साल पहले पिता 7 था, अब 8 नज़र आ रहा है। अनुपात की भाषा में कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, लेकिन हमारी भाषा में कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। वास्तविक भाषा में 5 वर्ष बाद की बात है ये, ठीक है ना, ये जो बात है ये 5 वर्ष बाद की है। आज हमारे लिए वर्तमान है, ध्यान रखना, इसके तो 5 वर्ष बाद की है ना, यहाँ 1 इकाई 5 के बाद है। पुत्र की वर्तमान आयु पूछी है, 1 इकाई 5 के बराबर है, पुत्र 2 इकाई का है, तो 2 × 5 कितना हो जाएगा, 2 × 5 10 हो जाएगा। बस ये आपके सवाल का सरल सा जवाब है। आई होप बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करी जाए। महेश और अजय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:8 होगा। महेश के पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी यदि उसकी आयु अजय की वर्तमान आयु से आधी है। देखो महेश के पुत्र की आयु आपको ज्ञात करनी है और उसकी आयु अजय की वर्तमान आयु की आधी है, तो हमें पहले अजय की वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी और उसको करना पड़ेगा आधा, तो आएगा हमारा उत्तर। ठीक है सर। महेश और अजय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। देखो ये वर्तमान वाला है, ये हमारे काम का है, और कौन उसमें भी अजय चाहिए हमें, मतलब 2 इकाई का मतलब पता करना हमें। ठीक है कर लेंगे सर। अभी तो क्या पता 2 इकाई रहे नहीं रहे, आगे देखो। बाद में 8 वर्ष बाद अनुपात क्या हो गया सर, 8 वर्ष बाद अनुपात हो गया 11:8। यहाँ अंतर कितना दिख रहा है सर, यहाँ अंतर 3 का दिख रहा है ना, 8 3 11, और यहाँ कितने का दिख रहा है, 1 का दिख रहा है। तो पहले अंतर बराबर करना पड़ेगा, मतलब इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, समझे। ये लीजिए, तो इसको 3 से गुणा करोगे तो 3 3 9, बिल्कुल सर, 3 दूनी 6, बिल्कुल सर, ये है 11, बिल्कुल, और 8। 6 से कितना हो गया भैया, ये 6 से 8 हो गया, मतलब 2 बढ़ा। बात कितने साल बाद की है, 8 साल बाद की। मतलब हम कह रहे हैं 2 इकाई बढ़ गया, सवाल कह रहा है 8 वर्ष बढ़ गया। इसका मतलब 1 इकाई किसके बराबर है, 1 इकाई 4 के बराबर है। जो हमें ज्ञात करना है वो अजय है, अजय 6 इकाई है, तो 6 × 4 कितना हो गया, 24 हो गया। अब हमें जो उत्तर निकालना वो 24 का आधा आना है, 24 का आधा कितना आ गया, 12 आना है। तो 12 हमारे सवाल का जवाब है। आई होप सिंपल से सवाल है, बात समझ में आ गई है ना। इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बिल्कुल सर, अब ये सवाल कर लेंगे हम। अब एक बात ध्यान से सुनो, एक मन से कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इनको ध्यान से समझ लो। अंतर बराबर करने के लिए जैसे 11 और 4 लिखा है, अंतर 7 का है, ठीक है। 5 और 3 लिखा है, अंतर 2 का है। क्या सर अब किसको गुणा करूँ, अब सिंपल सी बात है, कुछ गुणा करके तो सीधा सीधा तो नज़र आ नहीं रहा है, तो इसको तो पूरे को 2 से कर लो, इसको तो पूरे को 2 से कर लेना, इसको पूरे को 7 से कर लेना। समझ गया बात। जब आपको गुणा कोई चीज़ को, यहाँ तो सिर्फ एक को ही गुणा करने से काम चल गया कि मैं यहाँ 3 है यहाँ 1 है, इसको 3 कैसे बनाऊँ, 3 से गुणा कर लो, 3 3 9 बराबर हो जाएगा, हो गया बराबर। देख लो अंतर, देखो 6 3 9, 8 3 11। लेकिन अगर दिखे नहीं ना कि इस 7 को किससे गुणा करूँ या 2 को किससे गुणा करूँ कि 7 हो जाए, तो नहीं दिख रहा ना, तो इसको 2 से कर लो, इसको 7 से कर लो। इस बात का ध्यान रखना, बाकी सब चीज़ें अंडरस्टूड है। ठीक है चलिए, तो क्या हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 5 वर्ष पहले एक पिता और उसके बेटे की आयु का अनुपात 5:3 था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अब से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात नहीं हो सकता। देखिए बहुत सिंपल सी बात क्या है
यहाँ लिखा है 5:3। क्या लिखा है? 5:3। ठीक है, तो यहाँ अंतर कितने का है? यहाँ अंतर 2 का है। अब देखो ये बात करी जा रही है 15 वर्ष बाद की। कब की बात करी जा रही है? 15 वर्ष बाद की बात करी जा रही है। बिल्कुल, अगर हम 15 वर्ष बाद की बात करते हैं तो अब इनका जो नया अनुपात आना चाहिए, उसका जो अंतर होना चाहिए वो 1 या 2 का गुणज होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, उसका सरल अनुपात, मतलब वो जो भी आयु आएगी उसका सरल अनुपात होगा। ठीक है, यहाँ क्या है? 1 है, हो सकता है। यहाँ क्या है? 1 है, हो सकता है। यहाँ क्या है? 1 है, हो सकता है। यहाँ कितना है? 4 है, नहीं हो सकता। मतलब ये आपका उत्तर है। ठीक है, क्या है हमारा अगला प्रश्न? हमारा अगला प्रश्न है 6 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 10:13 था। अब से 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो वर्तमान आयु का योग क्या है? देखो 6 साल पहले, ये 6 साल पहले की कहानी भैया कि अनुपात 10:13 था। ठीक है सर, अब से 9 वर्ष बाद अनुपात 5:6 हो जाएगा। अब से 9 साल बाद की बात है। ये तो बात है कब की? ये तो बात है 6 साल पहले की -6, और ये 9 साल बाद की। इन दोनों के बीच अंतर कितना है? वास्तविक आयु का अंतर, इन दोनों समय के बीच का अंतर कितना है? वास्तव में इन दोनों समय के बीच का अंतर कितना? 15 है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैं कह रहा हूँ आपकी 6 साल पहले की आयु और आपकी 9 साल बाद की आयु, समझ गए? मान लो आपकी आज आयु कितनी है? आज मान लो आपकी आयु 25 साल है। मैं कह दूँ आज से 6 साल पहले आयु कितनी थी? 19। मैं कह दूँ आज से 9 साल बाद आयु कितनी होगी? तो आज से 9 साल बाद आयु देखो कितनी होगी? आज से 9 साल बाद आयु होगी 34। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? देखो इन दोनों के बीच में अंतर है 15 का। बात समझ में आ गई? बस यही बात करी जा रही है। तो यहाँ वास्तव में अंतर 15 का है। ठीक है, पहले दिन को बराबर कर लीजिए। यहाँ आपको 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको 3 दिखाई दे रहा है, तो इसे आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये तो 10 और 13 ही है जिस पे हमें काम करना है। इस पे हमें काम करना है, इस 10 और 13 पे। ठीक है, और ये है आपका 5 और 6। 5 और 6 को 3 से गुणा करोगे तो क्या होगा? 5 तिया 15 और 6 तिया 18। ठीक है सर, यहाँ आपको कितने इकाई बढ़ता हुआ दिख रहा है? सर हमें 5 इकाई बढ़ते हुए दिख रहा है, और वास्तव में कितना बढ़ रहा है? वास्तव में 15 साल बड़ा हो रहा है। हमें ये दिख रहा है 5 इकाई बड़ा है, लेकिन इस आयु और इस आयु का अंतर अनुपात की भाषा में, इस इकाई की भाषा में 5 है, वास्तव में कितना है? 15, क्योंकि ये एक 6 साल पहले की बात है और एक 9 साल बाद की बात है। तो 5 15 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा? 1 3 के बराबर होगा। हमें किसकी आयु ज्ञात करनी है? हमें कुछ नहीं है, हमें उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। ठीक है ना? आपके पास बहुत सारे तरीके हैं करने के। कैसे? अभी ये जो 5 साल पहले इनकी आयु का योग क्या है? ध्यान से देखो, 13 और 10 23। कितना है आयु का योग? 23। 1 इकाई 3 के बराबर है, तो 23 तिया कितना हो गया? 69। दोनों मिलकर 69 के थे 5 साल पहले, नहीं सॉरी 6 साल पहले। 6 साल पहले दोनों मिलकर 69 के थे। तो 6 साल में 6 साल तो ये भी बड़ा हुआ और 6 साल ये भी बड़ा हुआ। ठीक है, बिल्कुल सर। 69 और 6 कितना हो गया? 75। 75 और 6 कितना हो गया? 81। तो वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना होगा? वर्तमान में इनकी आयु का योग होगा 81। सवाल देख लो, बहुत सरल सवाल है। 10 13 5 6 पहले अनुपात बराबर किया। 10 13 15 8 15 18। 10 से 15 हुआ, मतलब 5 साल का अंतर है यहाँ से यहाँ में। 5 इकाई का अंतर है यहाँ से यहाँ। वास्तव में कितना अंतर है? ये 6 साल पहले की बात है, ये 9 साल पहले की बात है। मैंने आपको उदाहरण देके समझाया। अगर कोई लड़का 25 साल का है तो 6 साल पहले कितने का था? 19 का, और 9 साल बाद कितने का होगा? 34 का। तो इन दोनों में अंतर कितने का हुआ? इन दोनों में अंतर देखो कितने का हुआ? 15 का। समझे? तो 15 का अंतर है। 5 15 के अंतर के बराबर है, तो 1 3 के बराबर है। यहाँ योग कितना है? 23। तो 23 × 3 कितना हो गया? 69। 6 साल पहले इन दोनों की आयु का योग 69 था। हमें तो वर्तमान योग चाहिए ना, तो 6 जोड़ दो। 6 2 बार क्यों जोड़ोगे? क्योंकि देखो दोनों की आयु का योग है, तो 6 ये भी बड़ा होगा और 6 ये भी बड़ा होगा। अगर आप 20 साल के हो, आपका भाई 25 साल का है, आपकी आयु का योग कितना है? 45। मैं कहूँ 5 साल बाद क्या होगा? तो आप 5 नहीं जोड़ोगे, 5 5 दोनों जोड़ोगे। 5 साल ये भी बड़ा होगा और 5 साल ये भी बड़ा होगा। बस वही काम मैंने किया है। 6 साल पहले इनकी आयु का योग 69 था, तो 6 साल बाद की आयु का योग ज्ञात करने के लिए क्या किया? 6 6 दोनों को 6 6 साल बड़ा किया है। ये कार्य आपने किया। अगले सवाल की बात करी जाए। बी के जन्म के समय ए की आयु 4 वर्ष 7 महीने थी, और सी के जन्म के समय बी की आयु 3 वर्ष 4 महीने थी। जब सी 5 वर्ष 2 महीने का था, तब उनकी औसत आयु क्या थी? ये आपका सवाल है। ठीक है सर। भाई बी के जन्म के समय ए की आयु 4 वर्ष और 7 महीने थी। जब बी पैदा हुआ उस टाइम ए ऑलरेडी पैदा हुआ था और 4 साल 7 महीने का था। ठीक है। और सी के जन्म के समय
सी के जन्म के समय बी की आयु 3 वर्ष और 4 महीने थी, ठीक है, और सी 5 वर्ष 2 महीने का था, तब उनकी आयु की औसत क्या थी। अब मैं पहले आपको एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, बहुत सिंपल सी बात है, सरल सा सवाल है ये। मैंने कहा आपके जन्म के समय, बात को ध्यान से सुनना, आपके जन्म के समय आपका बड़ा भाई 7 साल का था। कितने साल का था सर? 7 साल का, ठीक है भाई। और फिर मैंने आपकी कोई बाद की आयु दे दी और कहा आपकी आयु का औसत बताओ, योग बताओ। आपने कहा सर ये क्या सिंपल सा सवाल। मैंने कहा आज आप 11 साल के हो, आप और आपके भाई की आयु का औसत बताओ। आप बोल रहे तो फिद्दी सा सवाल है, इसमें क्या है? मेरे जन्म के समय मेरा भाई 7 साल का था, इसका मतलब मेरा भाई मेरे से ज़िंदगी भर 7 साल बड़ा रहेगा। बात समझ में आ गई ना? बिल्कुल बड़ा रहेगा सर। आज अगर मैं 11 का हूँ तो ये प्लस 7 का होगा, मतलब 18 का होगा। यही तो बात होगी। अब आप कह रहे औसत निकालो तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल समझ में आ गई सर, ठीक है। मान लो आप 3 भाई हो। आप कितने भाई हो? आप 3 भाई हो। अब 3 भाइयों का उदाहरण सुन लो, आप इनको छोड़ो। आप 3 भाई हो, ठीक है। आपका जो आपसे बड़ा वाला भाई है, ABC नाम दे रहा हूँ आप तीनों को, ये बीच वाला भाई, इस उदाहरण को मत देखना, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये भाई जब पैदा हुआ, आपका ये वाला भाई जब पैदा हुआ तो ये 4 साल का था। कितने साल का था? 4 साल का, ठीक है सर। मतलब ये इससे 4 साल बड़ा है, बिल्कुल। और जब आप पैदा हुए तो आपका ये वाला भाई 3 साल का था, ठीक है। मतलब ये आपसे 3 साल बड़ा है। और मैं कह दूँ आज की डेट में, आज वर्तमान समय में मैं कह दूँ आप हो 20 साल के, तो आप तीनों की आयु का औसत बताओ। तो आप कहोगे सर इतनी सिंपल सी बात है, अगर मैं 20 साल का हूँ तो ये 23 साल का होगा, क्योंकि मेरे से 3 साल बड़ा है, ज़िंदगी भर 3 साल बड़ा रहेगा। और ये इससे 4 साल बड़ा है तो ये ज़िंदगी भर इससे 4 साल बड़ा रहेगा, ये 27 साल का होगा। इतनी सिंपल सी स्टोरी है सर, इसी को खींच पींच के लिख रहे हैं। ए की आयु 4 महीने थी, 4 वर्ष थी, 4 वर्ष 7 महीने थी। और सी के जन्म के समय बी की आयु इतनी थी, तो सी सबसे छोटा है, और बी जो है सी से इतना बड़ा है, और ए जो है वो बी से इतना बड़ा है। सिंपल सी बात है। तो देखो सी कितने का आज? भैया सी है सर 5 वर्ष 2 महीने का, तो सी है 5 वर्ष, ये तो वर्ष, और ये 2 माह, ये माह, 5 वर्ष और 2 माह का है, ठीक है सर। अब बी कितने का होगा? अरे सर आज अगर सी 5 साल और 2 महीने का है तो बी इससे कितना बड़ा है? जितना इसके जन्म के समय जो बी की आयु थी, बी उतना ही तो इससे बड़ा है। अभी तो कहानी समझी हमने, बिल्कुल। तो बी इससे 3 वर्ष और 4 महीने बड़ा है, तो इसमें 3 वर्ष और 4 महीने जोड़ दो, तो 5 और 3 8 और 4 और 2 6, तो ये बी की आयु आ गई। अब ए इस बी से बड़ा है, सी से कोई संबंध नहीं दिया, डायरेक्ट बात वही होती है, बी से दे दिया। बी के जन्म के समय ए 4 वर्ष 7 महीने का था, इसका मतलब जो ए है वो बी से 4 वर्ष और 7 महीने बड़ा है। तो 4 वर्ष और 7 महीने मतलब 12 वर्ष और 13 महीने का है। 13 महीने होते हैं क्या? अरे एक ही बात है, 12 महीने रख लो, एक इधर लिया हो, ठीक है ना। या 12 महीने को पूरे को इधर लिया हो तो या 13 हो जाएगा या 1 माह हो जाएगा। और आपको तो औसत निकालना है, भले ही नहीं लाओगे तो चलेगा, आप लास्ट में भी ये काम कर सकते हो अपने आप, ठीक है ना। चलिए 13 और 6 19 20 21, यहाँ तो है 21 माह, और यहाँ 8 5 13 14 15 10 25, ध्यान से सुनना भैया, 20 और 5 25, ठीक है। आप देखिए अब आपको औसत निकालना है, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। अब 2 तरीके हैं, जो तरीके हैं सब लगा लो सर। क्या करते हैं, देखो इसमें तो पूरा भाग जा रहा है 24 तक, 3 का भाग देना पड़ेगा ना। इतने तो वर्ष हो गए, इतने माह हो गए, अभी इतने तो वर्ष है, इतने माह है। इसमें हमें क्या करना है? 3 का भाग देना है। औसत क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। ये 1/3 आएगा, इसमें 8, 1/3 7 10 8 10, इस तरह से उत्तर हम ले आएंगे। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, कैसे? चलो देखो ध्यान से। अब क्या करता हूँ मैं, 25 की जगह 24 वर्ष लिख देता हूँ। अरे सर ऐसा मत करो, 24 वर्ष क्यों लिख रहे हो? अरे भाई क्योंकि 25 वर्ष जो है ना, वो 25 3 से पूरा कट नहीं रहा, तो ये 12 महीने में इसको उधार दे देता हूँ कि तू यार 12 महीने तू रख ले। बात तो एक ही है। 25 वर्ष की जगह यहाँ 24 वर्ष लिख रहा हूँ, और 12 महीने निकाल के, भाई 1 वर्ष निकालूंगा तो 12 महीने निकलेंगे ना। हाँ 12 महीने निकलेंगे, 12 महीने इसको कहा तू रख ले भाई। इसने कहा अपने दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ये 33 का हो गया, बिल्कुल। अब इसमें 3 का भाग जा रहा है आराम से, तो 3 का भाग दो। अब इसमें आप 24 में 3 का भाग जाओगे, कितना जाएगा? 8, और 13 में दोगे तो कितना आएगा? 11। तो 8 वर्ष और 11 महीने के इनकी क्या है? औसत आयु है। इतना सिंपल सा काम आपको करना था। अब इसको करने का कोई भी तरीका हो सकता है, आप जिस तरीके से करना चाहें उस तरीके से कर लें।
ठीक है। क्या सर मैं तो अलग तरीके से करूँगा, मैं तो दोनों में 3 का भाग यहीं पे दूंगा। आप यहीं पे अगर 3 का भाग देते, चलो यहीं दे दो 3 का भाग, तो कितना आ जाता सर 7 महीने आता। ठीक है, 25 में 3 का भाग देते कितनी बार आता, 8 से ही 1/3 बार आता। अब 1/3 महीने को कितना कहते हैं, 1/3 वर्ष को महीने में बदलो तो 12 से गुणा करते तो कितना आता, 4 आता। 4 और 7 कितना हो जाता, 11। तो 8 11 8 11 आपका उत्तर आ गया। समझे आप, ऐसे भी आप कार्य कर सकते थे, बाकी आपकी इच्छा है, जैसे आपको करना है कीजिए। गणना सरल है, ज़्यादा भारी नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस जरूर लगेगा। और ये बड़ा सवाल में आज के बाद मेरे हिसाब से आपको कन्फ्यूजन तो नहीं होगा। ठीक है, क्या हमारा अगला प्रश्न, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 19:21 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 15:17 था। भाई 8 साल पहले कितना था, 15:17। आज कितना है, आज है 19:21। सवाल क्या पूछ रहा है, सी की आयु बताओ। सी इसमें कहीं शामिल नहीं है। सी की आयु बताओ। सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 5 साल कम है, तो जो सी है जो हमें ज्ञात करना है वो A-5 है। ठीक है सर, यहाँ से लेके यहाँ तक अंतर कितना दिख रहा है सर, 4 इकाई का दिख रहा है, मतलब 4 इकाई बढ़े हुए हैं। लेकिन सवाल की भाषा में कितने बढ़े हुए हैं, सवाल की भाषा में 8 साल बढ़े हुए हैं। 4 इकाई 8 के बराबर है, तो 1 इकाई किसके बराबर होगा, 2 का। और ये देखिए ये है आपके ए की वर्तमान आयु। भाई वर्तमान आयु का अनुपात ये है ना, बिल्कुल ये है। इसमें ए की आयु ये है, तो 19 दूना 38 ए की आपके वर्तमान आयु है। हमें सी की ज्ञात करनी है। हमारा जो आंसर है वो सी की आयु है, और सी की आयु ए की आयु से 5 साल कम है। तो 28 में से 5 गया तो कितना हो गया, 33 आपके सवाल का जवाब हो गया। तो समझे, आपको सिर्फ अनुपात पे सिंपल तरीके से काम करना है। अनुपात की भाषा में कितने इकाई का अंतर है, वास्तव में कितने इकाई का अंतर है, उससे 1 इकाई का मान निकाल लेना है। फिर जो चीज़ ज्ञात करनी है उस पर फोकस करो। ये वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, ए की वर्तमान आयु 19 है अनुपात के रूप में, 1 इकाई 2 के बराबर है, तो 19 38 के बराबर होगा। सी की पूछी है, सी ए से 5 साल छोटा है, तो 38 में से 5 घटाया तो 33 आपके सवाल का जवाब आ गया। क्या है हमारा अगला प्रश्न, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। ठीक है सर, सवाल को ध्यान से समझ लीजिए। गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, तो गुलजार की वर्तमान आयु को जी मान लेते हैं याद रखने के लिए, जी मान लिया। इसमें से 6 घटाकर 6 घटा दो, 18 का भाग दे, 18 का भाग दे, तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। ये अनूप की आयु है। ठीक है सर, अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है, ये महेश है, और इसकी आयु 5 वर्ष है। और अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, इसका मतलब अनूप 3 साल का है। भाई ये 5 साल का है, इससे अनूप 2 साल छोटा है, मतलब ये 3 साल का है। तो अनूप का तो हमें पता है, यहाँ लिखना है, तो अनूप की जगह 3 लिख दो। तो जी -6, यहाँ 3 लिखोगे, 18 या 54, और 6 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो जी कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा 60 का। तो गुलजार की वर्तमान आयु क्या है, 60 वर्ष है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, सवाल की भाषा को सिर्फ फॉलो करना था। उसने कहा गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर 18 का भाग दीजिए तो आपको 1 प्राप्त होगा, हमने लिख दिया। फिर इसने कहा एम अगर 5 का है और ए 2 साल छोटा है तो ए कितना होगा, 3 होगा, हमने लिख दिया। ए को लाके हमने यहाँ लिख दिया, सिंपल सी गणना करें, जी का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए क्या है हमारा अगला प्रश्न, सने की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। भाई सने नाम का बंदा है, इसकी आयु पिता की आयु का छठा भाग है, मतलब पिता की आयु 6 होगी तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बिल्कुल सर। 10 वर्ष बाद सने के पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी होगी, 10 साल बाद दुगनी होगी। ठीक है, यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया। पहले हमें यह जानकारी बड़ी काम की आई, क्यों, क्योंकि 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया, मतलब विमल 10 साल का आज। भाई विमल को कह रहे हैं विमल 2 साल पहले, अब से 2 साल पहले आप 8 साल के थे। तो उसने कहा अच्छा तो मैं अभी 10 साल का हूँ। हाँ भाई 10 साल के हूँ, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ हमें प्राप्त जानकारी से विमल की आयु सीधी सीधी दे दी है। अब ध्यान से सुनो, सने के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी कब, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद, आज के 10 साल बाद, आज के 10 साल बाद विमल कितने का होगा, 20 साल का। उस समय जो सना है, सने के फादर जो है, ऐसे लिख रहा हूँ, सने के फादर, ये इससे दुगने होंगे, मतलब 40 साल के होंगे। कब, 10 साल बाद। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। विमल आज कितने का है, 10 साल का है। पहले तो कहा 2 साल पहले विमल का 8वां बर्थडे मनाया था, तो 8 और 2 10 साल का विमल है। अब सने के पिताजी विमल से दुगने हो गए कब, आज के 10 साल बाद। तो पहले तो विमल को 10 साल बाद लाओ, विमल आप 10 साल बाद आओ। सर 10 साल बाद में 20 का होगा,
तो ये एस के पिताजी है उस टाइम 40 के हो जाएंगे। ये 10 साल बाद 40 के होंगे ना, ये 10 साल बाद 40 के होंगे। तो वर्तमान में कितने के हैं, 10 घटा दो इसमें से, तो वर्तमान में कितने के हैं, 30 के हैं। वर्तमान में 30 के हैं, हमें तो 6 नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो 30 किसके बराबर है, 30 6 के बराबर है। और पुत्र की आयु पूछिए तो पुत्र 1 के बराबर होगा, तो कितना हो गया, 6 पंजा 30, 5 आपके सवाल का जवाब हो गया। तो बात सरल थी, आपने देखा कोई बहुत लंबी चौड़ी गणना नहीं है, स्मार्टनेस लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा सोचना आपको पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहिएगा, ऐसा परीक्षा में होता है। ठीक है, चलिए। फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुणी है। ये तो बहुत ही सरल सवाल हो गया। क्यों, देखो आज आयु कितनी है, 1/2/7 विवाह के समय की आयु का, तो 7 एकम 7 और 2 9 9 7, मतलब ये तो होगी विवाह के समय की आयु, और आज कितनी होगी, 9 होगी। ये होगा ना भाई, ये तो पहले का अनुपात, ये बाद का अनुपात, बाद का अनुपात बड़ा होगा, सिंपल। और 8 साल पहले विवाह हुआ था, यहाँ अंतर कितने का दिख रहा है, 2 का, और वास्तव में विवाह कितने साल पहले हुआ था, 8 साल बाद, तो 1 किसके बराबर है, 1 4 के बराबर है। इस समय उसकी पुत्री की आयु का आयु, ठीक है, उसकी आयु का 1/6 भाग है, तो 3 साल पहले पुत्री की आयु कितनी, पहले ये बताओ। ये तो विवाह के समय की आयु, बिल्कुल सर। ये उसकी आज की आयु, बिल्कुल सर। 2 इकाई किसके हैं, 8 के बराबर है। देखो ये अनुपात जो है वो 8 साल पहले का और आज का है, तो ये 2 इकाई का फर्क है। 2 इकाई 8 का है तो 1 इकाई 4 का है, तो वो 9 चौक 36 की होगी आज, 9 चौक 36 की होगी कि आज। अगर वो 36 की है आज, उसकी पुत्री उसकी 1/6 है, तो उसकी पुत्री आज 6 की होगी। अब क्या कह रहा है, तो 3 साल पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, तो 3, आज जो 6 की है वो 3 साल पहले कितने की थी, आज जो 6 की वो 3 साल पहले 3 की थी। बस ये इस सवाल का जवाब है। तो हम देखा लंबी चौड़ी कोई बात नहीं थी, लेकिन आपके जो लेवल का एग्ज़ाम है उसके हिसाब से बेस्ट क्वेश्चन लगा मुझे। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाने चाहिए कि भाई 1/2/7 मतलब 7:9, या 9:7 के दो आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे मैं इसे 9:7 बोलूँगा, 9:7 बोल दो, लो 9:7 बोलोगे तो भी क्या होगा, ये तो पहले की आयु, ये बाद की आयु, बाद का अनुपात बड़ा होगा हमेशा ही। बाद में आयु ज़्यादा होगी तो बाद का अनुपात बड़ा होगा। ये विवाह के समय की बात, ये आज की, इस विवाह के समय में आज के समय में 8 साल का फ़र्क है, यहाँ 2 का फ़र्क दिख रहा है। 2 8 के बराबर है तो 1 4 के बराबर है, 1 4 के बराबर है तो 9 चौक 36 के बराबर है। कह रहा है इसकी पुत्री इसकी 1/6 है, तो इसकी पुत्री 6 साल की है। और कह रहा है पुत्री 3 साल पहले कितने की थी, तो पुत्री 3 साल पहले 3 की थी। तो देखो इस एक ही लाइन में तो उत्तर चल रहा है पूरा, सिंपल सा, समझ गया ये कहानी। चलिए अब हम बात करते हैं साझेदारी के कुछ सवालों की, ठीक है ना। साझेदारी के कुछ सवालों के बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक साझेदारी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दूं, ठीक है। अगर 2 लोगों ने समान समय के लिए धन लगाया है, मान लो आपने लगाए 2000, आपके मित्र ने लगाए 3000, और समय समान है, तो जो धन का आपका अनुपात है वो इस अनुपात में आपको लाभ बांट देंगे। जो लाभ होगा, जो भी लाभ होगा वो भी आपको 2:3 में बांट देंगे। अब क्या, मान लो आप भी 50,000 रुपये लगाते, कैसे मैं 50,000 रुपये लगाऊंगा, आपके मित्र ने भी 50,000 रुपये लगाए, ठीक है। लेकिन आपने 6 महीने तक कारोबार किया, मतलब कारोबार में रहे, और आपका मित्र पूरे 12 महीने कारोबार में रहा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका लाभ बटेगा ना, वो जो आपकी पूंजी के अनुसार बटेगा। और पूंजी क्या होगी, जो आपका धन है उसको आप हमेशा समय से गुणा करके रखेंगे, ठीक है सर। हाँ, आप स्मार्टनेस लगा सकते हो, गुणा करना है, 50K से 50K काट दिया, तो 6 और 12 का अनुपात क्या हो गया, 1:2 में। इस 1:2 में क्या करोगे, इस 1:2 में आप लाभ को बांट दोगे। पहली बात समझ में आ गई, कैसे, जैसे सुनो, आपने लगाए 4,000 रुपये, ठीक है सर, आपके मित्र ने लगाए 12,000 रुपये, ठीक है सर, लेकिन वो 4 महीने बाद निकल गया, लेकिन आप पूरे 12 महीने व्यापार में रहे, ये लीजिए। अब आपको लाभ का किस अनुपात में बांटा जाए, तो ध्यान से देखो, 4 के 12 12 बराबर 1:1 में। अब आपका मित्र कहेगा मैंने तो 12,000 रुपये लगाए थे और तू तो मुझे उतना ही प्रॉफिट दे रहा है बराबर जितना तू ले रहा है, ठीक है ना, इसलिए तो मैं छोड़ के चला गया था। वो कह रहे नहीं, तो इसलिए छोड़ के नहीं गया था, तो छोड़ के गया था इसलिए तेरा लाभ और मेरा लाभ बराबर है। क्यों, क्योंकि मैं पूरे 12 महीने 4,000 रुपये तो लेके चल रहा हूँ। बात समझ में आ गई क्या, बिल्कुल आ गई सर। एक और बात समझ लीजिए यहीं पर छोटी सी, क्या आपने 6,000 रुपये लगाए 8 महीने के लिए, आप चाहते हो सर इस 6,000 में 8 महीने में जितना प्रॉफिट हो मुझे तो 1 महीने में चाहिए, तो यहाँ 1 कर दो, तो इस 8 को यहाँ लाके गुणा कर दो, 8 छंग 48, तो आप 48,000 रुपये लगा दो 1 महीने के लिए। अगर आप 48,000 रुपये 1 महीने के लिए लगाओगे तो भी आपको उतना ही लाभ होगा, ठीक है सर। बात समझ में आ गई कि लाभ का अनुपात और पूंजी का अनुपात क्या होता है, बराबर।
और पूंजी का अनुपात लिखते समय धन इंटू समय दोनों लिखना है, ठीक है ना। बहुत सारे सवाल इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं कि धन लिखना होता है ए का, ए का धन लिखना होता है, ए का टाइम लिखना होता है, ये ए की पूंजी हो गई। धन लिखना होता है बी का और बी का टाइम लिखना होता है। प्रॉफिट किसका, ए का, और प्रॉफिट किसका, बी का। इसे आप सूत्र की तरह याद करना चाहे तो सूत्र की तरह याद करना चाहे, और नॉर्मल भाषा में समझना चाहो तो पूंजी का जो अनुपात होता है वही अनुपात लाभ का होता है, याद कर लेना। पी मतलब प्रॉफिट का अनुपात, ठीक है ना। बात समझ में आई, आ गई सर। इसके अलावा साझेदारी में एक वर्ड आता है सक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार क्या होता है, ध्यान से देखिए। सक्रिय साझेदार अगर दो लोगों ने मिलकर कोई कारोबार किया है और उसमें से एक बंदा ऐसा है जो कह रहा है भैया मैं है ना कारोबार में सक्रिय साझेदार बनूंगा, मतलब पैसा तो मैंने लगाया है, मैं वहाँ जाके बैठूंगा, मैं वहाँ जाके काम करूंगा। दूसरा सक्रिय साझेदार नहीं है, वो कह रहा है देख भैया पैसा लगा दूंगा तेरे बिजनेस में, तू मेरा मित्र है, तेरे बिजनेस में पैसा लगा दूंगा, मैं वहाँ आऊँगा नहीं, मैं बैठूंगा नहीं। तो वो कह रहा है ठीक है देख, जो हम पैसा लगाएंगे उस अनुपात में हम धन बांट लेंगे, ठीक है भाई। जिस तूने 5 लाख लगाए, मैंने 2 लाख लगाए, इसी अनुपात में हम धन बांटेंगे, ठीक है। लेकिन देख मैं सक्रिय साझेदार हूँ, मैं जाके वहाँ काम कर रहा हूँ, तो उसका मुझे पैसा एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो वो कह रहा है हाँ भाई बात तो सही है, क्योंकि तू जिस समय में वहाँ जाके काम करेगा, मैं मेरे कहीं और जाके भी तो काम करूँगा, तो तेरे को इसका पैसा मिलना चाहिए। अब सक्रिय साझेदारी कैसे कैसे तय हो सकती है, मासिक तय हो सकती है। कैसे कि भैया मुझे तो हर माह 3,000 रुपये चाहिए, वैसे तो ज़्यादा चाहिए लेकिन तेरे से 3,000 ही लूँगा, सक्रिय साझेदार हूँ, हम एक ही बिजनेस कर रहे हैं। 3,000 प्रति माह लिखा है, तो जो भी लाभ होगा हमारा, पहले उस लाभ में से क्या करेंगे, 3,000 इंटू 12, भाई एक साल का हिसाब देखेंगे हम, पूरे साल का हिसाब देखेंगे, तो 36,000 रुपये इस आदमी को पहले से दे देंगे हम लाभ में से, और पीछे जो लाभ बचेगा वो दोनों बांट लेंगे। ध्यान रखना, इसमें कोई खिटपिट नहीं करोगे, खिटपिट किया तो व्यापार हम करने नहीं देंगे तुम्हारे को, ध्यान रखो, समझ गए, ठीक है सर। सक्रिय साझेदारी वार्षिक हो सकती है, तो वार्षिक हो तो और भी अच्छी बात है कि भाई मेरे को तो 24,000 रुपये सक्रिय साझेदारी के दे देना, मैं तो वैसे ही घर बैठा हूँ, तेरे यहाँ काम पे आके बैठ जाऊँगा, लेकिन तेल वेल के तो पैसे चाहिए ना पूरे साल में, ठीक है, चाय पानी के पैसे तो चाहिए ना मेरे को, इधर उधर घूमने निकलूँगा फिर यहाँ आऊँगा तो, क्या ठीक है 24,000 रुपये दे दिए। इस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर ये वार्षिक है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, कुल लाभ में से पहले इसको घटा लेंगे और फिर पीछे जो लाभ बचेगा वो दोनों बांट लेंगे, सिंपल सी बात है सर, ठीक है। और जब मान लो ए सक्रिय साझेदार है, तो जब ए का कुल लाभ बताएंगे ना सबसे लास्ट में कि ए का कुल लाभ कितना है, तो ए के कुल लाभ में एक तो लाभ मिलेगा 1, लाभ 1 तो कौन सा जो बटेगा वो बचने के बाद, और दूसरा उसका जो वेतन है ये भी इसका लाभ गिना जाएगा। भाई ए के लिए तो लाभ है ना, ये ए के लिए तो इसका जो वेतन है वो भी लाभ है, तो कहना ए का वेतन बताओ, तो पहले तो जो पीछे पैसा बचे वो दोनों को बांट दो, उसमें जो भी आया उसको ए को जो सक्रिय साझेदारी मिली वो भी उसमें जोड़ के लिखनी है, बस इतनी सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ। कई बार ये लोग कह देते हैं 12.5% सक्रिय साझेदारी मिली, तो इसमें क्या है 12.5% निकाल के इसको दे देंगे, पीछे वाला बांट देंगे। कई बार कहते थे 20% सक्रिय साझेदारी मिली, तो 20% सक्रिय 20% लाभ का इसको दे देंगे, पीछे जो बचेगा 80% पैसा जो भी बचेगा लाभ का, किसका, लाभ का, उसको बांट लेंगे। किस अनुपात में बांटेंगे, पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। पूंजी क्या होती है, धन इंटू समय होती है। अगला सवाल किया जाए पहले, UVW ये अनुपात में निवेश किया, यदि वर्ष के अंत में तीनों एक साल रहे, इसलिए समय देखने की जरूरत ही नहीं है। ये लाभ कमाते तो V का हिस्सा कितना है, ठीक है। अब अनुपात में बांटना है यहाँ, तो सीधा सीधा 1 0 2 3 0, इसकी टोटल करो भैया, 20 20 40 50 60 62 को क्या लिख लेता हूँ 2 × 31, ठीक है। किसका हिस्सा ज्ञात करना, ये तो क्या है कुल है, तो इसके नीचे कुल लिख लिया, ये कुल। किसका हिस्सा ज्ञात करना है, V का हिस्सा ज्ञात करना है, V कितना है 20, तो इसे 20 से गुणा कर देते हैं, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कट गया, उत्तर के पीछे 2 0 होने चाहिए, उत्तर के पीछे 2 0 इन दोनों में है, ये दोनों तो उत्तर नहीं है, ठीक है। उत्तर के पीछे 2 0 के बाद क्या होना चाहिए, ध्यान से देखो तो भाई, उत्तर के पीछे एक तो 2 0 होने चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, अब ध्यान से देखना भाई, मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ से कोई राशि आएगी ना, देखो स्मार्टनेस क्या लगा रहा हूँ, ध्यान से देखो 3 0 0, ठीक है। अब यहाँ से कोई राशि आएगी, बट्टा में क्या करोगे, बट्टा में 31 करोगे, इस 31 को ऊपर ले जाओ, ये 31 इंटू P, 31 से कितनी बार कटेगा यही तो पता करना है ना, यही होगा। मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, मैंने पूरा वो का वो तो लिखा है, 1 0 2 3 0 0 लिख दिया सर, बट्टा में लिख दिया 31, ऐसा करने से P आएगा, P हमारा उत्तर है। यही बात हुई, वापस सुन लो एक बार, देखो इस बात को समझ गए ना तो थोड़ा आनंद आएगा जीवन में।
102,300 ये लिख दिया, बटा में लिख दो 31, लिख दिया। सामने क्या आ जाएगा, ये v का हिस्सा आ जाएगा, हमारा जो आंसर है वो। ठीक है, तो हमने 31 ले, v के हिस्से को हमने आज v बोल देता हूँ लोग, तुम कंफ्यूज नहीं हो, v के हिस्से को मैंने v बोल दिया सर। अब मुझे बताओ, एक तो 0 0 आ रहा है, तो इस v में पीछे तो 0 0 है, v में पीछे 0 0 है। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ रहा है 3, तो एक को किस से गुणा करूँ तो 3 आएगा, एक को 3 से गुणा करूँगा 3 आएगा, मतलब 0 0 के बाद 3 आना चाहिए, तो 0 0 के बाद 3 इसमें आ रहा है। बात समझ में आई क्या? सिंपल सी बात है। कैसे? ध्यान से सुनना, वापस सुन लेना। हमारा जो उत्तर है वो क्या है, 31 इंटू वी का धन है, और वो 31 इंटू वी का धन किसके बराबर है, 102,300 के बराबर है। ये 0 0 को हटा दो, हमें पता चल गया उत्तर के पीछे 0 0 है, तो उत्तर के पीछे 0 0 है, लो 0 0 को हटा दो। अब या तो ये उत्तर है या ये उत्तर है। अब मुझे बताना आप, या मैं 33 लिखूँ या मैं 35 लिखूँ, सोचो अब आप खुद। अगर मैं 33 लिखूंगा तो 3 एकम 3 होगा, 35 लिखूंगा तो 5 एकम 5 होगा, तो 5 एकम 5 तो होगा नहीं ना, 3 एकम 3 ही होगा, इसलिए क्या हुआ 33 उत्तर है। पहली बात तो ये नहीं, तो फिर आप क्या करना, काट लेना, सिंपल तरीके से काट के आप उत्तर निकाल देना। समझे? चलिए भाई, नॉर्मल कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा बताया मैंने। ए तथा बी क्रम से 28,000 रुपये तथा 42,000 रुपये के निवेश के साथ एक कारोबार शुरू करते हैं। ए 8 महीने के लिए निवेश करता है, बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतने रुपए हो तो बी का हिस्सा बताओ। याद है कहानी? धन, जो धन होगा उसको समय से गुणा करेंगे। धन का अनुपात क्या है, ध्यान से देखो, 0 0 0 से 0 0 कट गया, 7 से कट रहा है, 7 चौक 28, 7 छंग 42। तो धन में से तो यहाँ से लाया मैं 7 चौक 28 और 7 छंग 42, समझे? ये धन काटने के बाद ये बचा। ए है 8 महीने, लो ए है 8 महीने, और बी है पूरा 12 महीने, बी है पूरा 12 महीने, ये लो। बात समझ गए ना? यहाँ 28,000 लिखा था या 42,000 लिखा था, लेकिन कट कर ये आ गया। और भी काट सकते हो, 2:3 लिख सकते हो आप, इसे काट के लिख दो सर, 2:3 लिख दिया। अब जितना और कटे और काट दो और फिर उत्तर लियो, फिर लाभ बांट लेना। लो 2 बार कट रहा है, ये 3 बार कट रहा है, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 अनुपातों का योग है। यहाँ पर हमें कुल लाभ कितना दे रखा है, 211.25, ठीक है सर। बट्टा में लिखना हमें 13 और उसे हमें गुणा करना है किससे, किसका, बी का हिस्सा याद करना है, बी है 9, तो उसे हमें 9 से गुणा करना है, ये हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। एक तो आप 13 का भाग लगा सकते हो, बाकी आप 9 का गुणज उत्तर है ये भी देख सकते हो, 25 का गुणज उत्तर है ये भी देख सकते हो। पहली बात तो देखो पीछे 25 आ रहा है ना, मतलब ये संख्या 25 की गुणज है, इसका मतलब उत्तर जो है 25 का गुणज है, तो उत्तर 25 का गुणज है, ये उत्तर हो नहीं सकता। ठीक है, उत्तर 9 का भी गुणज है, बाकी तो कुछ नहीं, अभी 13 से काटूंगा, सिंपल उत्तर निकालूंगा, लेकिन कुछ सोचने के लिए सोचो। उत्तर 9 का भी गुणज है, 9 का गुणज कौन कौन है यहाँ पे, ध्यान से देखो, 5 10 7 17 20 21, ये 9 का गुणज नहीं है सर। 4 6 10 11 12 13 5 18, ये 9 का गुणज है सर, हो सकता है, हो सकता है नहीं अभी। 6 5 11 1 12, 12 और 4 16, 6 2 8 1 9, 5 2 7, ये भी 9 का गुणज नहीं है सर, 9 का गुणज ये एक ही है, यही उत्तर होगा। तो देख लो हमने क्या किया, नॉर्मल इंटेलिजेंस से उत्तर निकाल दिया। क्या पहले तो उत्तर क्या है, 25 का गुणज है, और जो 25 का गुणज होगा, 25 का गुणज क्यों है, क्योंकि 25 यहाँ से कट नहीं रहा है, पहले कट पट कर देख लेना पूरा, नीचे 13 है, यहाँ ये दोनों तो 13 का कुछ तो दिख नहीं रहा, 13 यहाँ से 13 जरूर कट के आएगा बाद में, लेकिन वो बात अलग है। उत्तर 25 का गुणज, अगर जो 25 का गुणज होता है उसके पीछे ये जरूर लिखा होता है, या तो 25 या 50 या 75 या 00। क्या सर ये उत्तर गलत हो गया? ठीक है, यहाँ 9 से भी गुणा हो रहा है, 9 नीचे नहीं कट रहा है, उत्तर 9 का गुणज है, तो 9 का गुणज मतलब अंकों का योग करके 9 का भागफल देखते हैं। हमने 9 का देखते हैं कि कौन सा 9 का गुणज है, कौन सा 9 से भाज्य है, कैसे देखते हैं, अंकों का योग करके। हमने देखा 5 5 10 7 17 18 3 21, 9 का गुणज नहीं है। 1 2 3 6 9 2 11 और 5 16, 9 का गुणज नहीं है, हटा दिया, तो पीछे ये बचा, इसको हमने देखा भी है, 9 का गुणज यही उत्तर है। नहीं तो देखो ध्यान से आगे की कहानी, 13 एकम 13, कितना बच गया 8, 1 लिया फिर, ठीक है, 13 छंग 78, 13 छंग 78, कितने बच गया 3 2, 13 दूना 26, कितना बच गया 6, 13 5 65, ठीक है, 9 से गुणा कर लो, 25 नम 225, हासिल लग गया 2, 16 नम 144 और 2 146, 9 से गुणा किया, ये उत्तर आ गया। ठीक है ना, तो आप सिंपल तरीके से करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात की जाए अगले सवाल की। क्या अगला सवाल, मोहित तथा सुमित क्रमशः 66,000 रुपये और 84,000 रुपये का निवेश के साथ व्यापार शुरू करते हैं। ठीक है सर, यदि वर्ष के अंत में
उन्हें जो लाभ होता है वो 11:9 में होता है, तो उनके धन का जो समय का अनुपात बताओ। देखो बड़ा अच्छा सवाल है, कह रहा है समय का अनुपात बताओ, तो बता देंगे सर। समय का अनुपात कैसे बताओगे? देखो धन का अनुपात क्या है, पहले धन लिख लो, धन यहाँ लिख लो, 66,000 लिखोगे, पूरा लिख दिया सर। फिर 84,000 लिखोगे, लिख ही देते ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। 66,000 बिल्कुल, TA उसका समय, पहले बंदे का समय, मोहित नाम है तो TM लिख दो चाहो तो। फिर 84,000 बिल्कुल 84,000 इंटू TB, भाई ये तो धन, ये समय, ये धन, ये समय, तो बन गई पूंजी। ये पूंजी का अनुपात है, इस अनुपात में लाभ मिल जाएगा 11:9। अब काटो जरा आप इसे, 1 2 3 1 2 3, 2 से काटा कितनी बार? 33 बार। 2 से काटा कितनी बार? 42 बार। ठीक है, 11 तिया 33, 14 × 28, 14 तिया 42, 14 ऊपर जाएगा, 14:9। 14:9 क्या हो गया? इनके समय का अनुपात हो गया। बात समझ में आई? तो इस तरह से आप समय का अनुपात निकालोगे। कई बार ऐसा सवाल भी होता है कि इतने समय बाद आया, तो इसका ये इतने समय बाद आया, कितने समय व्यापार में रुका, इस तरह के भी सवाल होते हैं। जो कह रहा हूँ इसको सुनो ध्यान से। एक बात ध्यान रखना, अगर कोई कहे ना 4 माह बाद आया, एक कहे 4 माह बाद चला गया, इन दोनों बातों में फर्क क्या है? एक दो बंदों ने साथ में बिजनेस शुरू किया, एक 4 माह बाद चला गया, 4 माह बाद चला गया, ठीक है सर। तो 4 माह बाद चला गया तो 12 में से, सर 12 में से नहीं, 4 महीने बाद चला गया तो रुका कितना? 4। तो हम जो समय लिखेंगे वो 4 लिखेंगे, क्योंकि हमें तो कितने समय व्यापार में रहा ये पता करना है। कि 8 माह बाद आया, 8 माह बाद आया, टोटल मान लो 12 महीने हैं, सॉरी 4 माह बाद आया, अगर 4 माह बाद आया और टोटल 12 महीने हैं तो रुका कितना? 8 माह। तो ये ध्यान रखना, जब आप समय लिखते हो पर्सन में, जब आप समय लिखते हो पर्सन से निकाल कर गणना के लिए, जब आप समय लिखते हो तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, वो समय लिखना है कि कितने समय व्यापार में रहा, कितने समय व्यापार में रहा, कितने समय व्यापार में रहा। और इसमें सबसे स्पेशल बात यह है कि सर 3 माह बाद आया, 3 माह बाद आया, तो 3 महीने बाद आया। टोटल कितने महीने हैं? 12 है, 24 है, पहले पर्सन से पता करो। पर्सन कह रहा है टोटल 12 महीने है, तो 12 में से 3 घटाओ तो 9 महीने रहेगा। 24 है तो 3 घटाओ 21 महीने रहेगा। आई बात समझ में? और क्या 6 महीने बाद चला गया या 7 माह बाद चला गया? 7 माह बाद चला गया, तो 7 माह बाद चला गया तो 7 माह ही समय रखो। आप जो समय रखोगे क्या रखोगे? 7 माह। ठीक है, चलिए एक और बात विशेष ध्यान रखो, कई बार समय का सवाल होता है, आप समय निकालते हो, आपने समय निकाला 8 माह, ये आपने उत्तर निकाल दिया फाइनल 8 माह, लेकिन सवाल आपसे ऐसे नहीं पूछता है। सवाल पूछता है आपने निकाल कि वो कितने समय व्यापार में रहा, वो ही आप निकालोगे। जब आप प्रश्न हल करते हो तो यही निकालते हो कितने समय व्यापार में रहा। लेकिन बाई चांस प्रश्न पूछ ले कि कितने समय बाद आया, कितने समय बाद आया। अब बात को ध्यान से सुनना, यहां जो आप निकालते हो ये निकालते हो कितने समय व्यापार में रहा। जब आपने उत्तर के अंदर कोई समय निकाला है तो आप निकालोगे 8 समय व्यापार में रहा, लेकिन सवाल पूछ ले कितने समय बाद आया, तो 8 माइनस 12 माइनस 8 सॉरी 4 माह बाद आया। ठीक है ना, इन बातों का ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं। देखो प्रश्न तो हज़ारों बनाए जा सकते हैं ना, छोटे छोटे से प्रश्न है, इतने महीने बाद आया, इतने महीने बाद गया, ये सब चीज़ें। चलिए, तो भी मैंने आपको कुछ कंडीशन बताने की कोशिश करी है। अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिए। 3 व्यक्ति ABC 3:4:5 में निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। 4 महीने बाद B ने अपनी पूंजी का 50% धन निकाल लिया। तो ABC के धन का अनुपात है, पहली बात तो 3, 4 और 5। इसमें जितने जीरो हम चाहे अपने मन से लगा सकते हैं। लो इसको 30, 40, 50 बोल देते हैं। ठीक है सर। 4 महीने बाद B ने अपनी पूंजी का 50% धन निकाल लिया। तो B भाई साहब कौन है? ये है। 4 महीने तो इन्होंने पैसे रखे, तो 4 से इसको गुणा कर देते हैं। ठीक है सर। और 4 महीने बाद इन्होंने क्या किया? 50% निकाल दिया, मतलब 40 रुपये की जगह 20 रुपये रखे इन्होंने। ठीक है।
और बाकी पूरे महीने चला। बी के बारे में और कुछ नहीं कहा, पूरे साल चला तो 8 महीने ये चला। पहले बी की कहानी समझो। हमने माना कि बी ने 40 रुपये लगाए, ठीक है, 4 महीने रखे, ठीक है। उसके बाद कितने महीने बचे? 8 महीने बचे। उसमें उसने आधा धन रखा, आधा निकाल लिया। तो कितना धन रखा उसने? 20, 8। ये अपने किसका हिसाब है? बी का हिसाब है। तो हम बी का देखेंगे टोटल कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट किया इसने हमारी कहानी के अंदर, हमारी इस अनुपात की कहानी के अंदर, ठीक है। अब किसके बारे में कह रहा है ये? वर्ष पूरा होने से 4 महीने पहले सी ने अपनी पूंजी का 20% धन निकाल लिया। वर्ष पूरा होने के 4 महीने पहले, मतलब 8 महीने पहले तक तो सी यही पैसा लेके देखा भाई। 8 महीने तक तो ये 50 रुपये रखा हुआ था, लेकिन वर्ष पूरा होने के जस्ट 4 महीने पहले, इन 4 महीनों में सी ने क्या किया? अपना 20% धन निकाल लिया। इसमें से 20% चला गया तो कितना बचेगा? 40। तो यहाँ पर इसका धन कितना था? ये था। यदि उस वर्ष कुल लाभ 31,000 हुआ तो ए का भाग याद करो। ए की कोई समस्या नहीं है, 12 महीने यही पैसा लेके चला है। देखो इसने 30 रुपये लगाए, 12 महीने लेके चला, तो हम इसको 360 रुपये इसकी पूंजी मानेंगे और उस पर उसको लाभ देंगे। 40 रुपये इसकी पूंजी रही 4 महीने और 20 रुपये इसकी पूंजी रही 8 महीने। तो 40 रुपये 4 महीने मतलब 4 चौक 16, 160, और 20 × 8 160। तो 160 और 160 कितना हो गया? 16 दूना 32, 320। ये इसकी पूंजी है जिस पे इसे लाभ मिलेगा। 50 × 8 400 रुपये ये पूंजी है। 4 चौक 16, 160 ये है। तो 400 और 160 क्या हो गई भैया? 560। 560 रुपये इसकी पूंजी मान के इसे लाभ दिया जाएगा। 0 तीनों में कट रहा है, फिर ये तीनों 4 से कट रही है। 4 9 36, 4 8 32 और 14 चौक 56। ये इस अनुपात में इनको लाभ मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल दे दो सर। 9 और 8 17 और 4 21, 10 31 इनके अनुपातों का योग है। 31,000 यहाँ है तो ए 9 है, वो कितना होगा? टोटल 31 है, वो किसके बराबर है? 31 अगर 31,000 के बराबर है तो 9 किसके बराबर होगा? 9 9,000 के बराबर होगा। इसका मतलब ए भाई साहब को 9,000 रुपये मिलेंगे। ऐसे आपको कार्य करना होता है, ठीक है सर। ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं और 5:6:8 में पूंजी लगाई। 1 वर्ष बाद सी ने अपनी पूंजी का 50% वापस ले ली तथा ए ने अपनी पूंजी का 60% और लगा दिया। इस बार 2 साल की कहानी, ध्यान से सुनाओ सर। लो भैया 50 मान लो सर इसको, ठीक है। इसको 60 मान लो, इसको 80 मान लो। देखो अगर 12% 15% ऐसा कुछ लिख देना तो 500 600 800 भी मानना पड़ेगा। अगर पॉइंटों में लिख दे तो 5,000 6,000 और 8,000 भी मानना पड़ेगा। देखना किससे कट रहा हो आसानी से। यहाँ तो 50% है सीधा सीधा। 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली। तो भाई साहब 1 साल तो चला ही आपने, धन्यवाद आपका 1 साल चलाने के लिए। इस बार 1 से ही गुणा कर लो। सबका समय साल में ही, वर्ष में ही लिख दूंगा, समझे, इसलिए 1 से गुणा कर लिया। 50% रखी उसने अगले 1 साल के लिए। 2 साल तक ये कार्यक्रम चला, ठीक है सर। यही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब कौन है? ए ने अपनी पूंजी। 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली तथा ए ने अपनी पूंजी का 60% और लगा दिया। ए भाई साहब ने क्या किया? ए भाई साहब ने ये 1 साल तक रखा और इसका 60% और लगा दिया। इसका 60% क्या होगा? 5 छंग 30, 30 रुपये। तो 30 रुपये और लगा दिए, मतलब 80 रुपये इसने 1 साल तक और चलाए। पहले 50 रुपये चलाए 1 साल तक, अब 80 रुपये 1 साल तक और चलाए। ये भाई साहब इनके कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने 60 रुपये 2 साल तक ले चलाए, ठीक है। और अब हमें इनका बांटना है लाभ, ठीक है। चलिए तो 50 एकम 50 और 80 एकम 80, तो 50 और 80 कितना हो गया भैया? 130 रुपये का कारोबार पूंजी इनकी है। 6 दूनी 12, 120 रुपये की पूंजी इनकी है। 80 और 40 120 रुपये की पूंजी इनकी है। तो 13:12:12 इनकी पूंजी का अनुपात है। और जो इनकी पूंजी का अनुपात होगा उसी अनुपात में इनको लाभ बांट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था सेशन जिसमें हमने क्या किया? आयु से संबंधित कुछ प्रश्न और साझेदारी से संबंधित कुछ प्रश्न कर लिए, ताकि परीक्षा के दृष्टिकोण से परीक्षा से कुछ दिन पहले इस तरह के सवाल आपको कराए जा रहे हैं, ताकि परीक्षा में अगर ऐसे सवाल आ जाए तो आप किसी भी हालत में चूके नहीं। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद।